गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, कल हमने एएस वन में 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे। पहले तो हमने डेफिनेशन डिस्कस करी थी, अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है। 5 चीजें आती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और लास्ट हमने जो डिस्कस करी थी वो था all accounting policies should be disclosed at one place. They should not be scattered all over the financial statements. तो 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे। चलो बेटा, अब हम 5th पॉइंट शुरू कर रहे हैं आपका, फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions. फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions. बेटा पता है, सुनो, हमने ना बेटा इन बातों पे कभी ध्यान नहीं दिया अकाउंटिंग करते समय कि बेटा कुछ अजम्पशंस हैं जो हम फॉलो करके चलते हैं वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूं, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय हम कुछ अजम्पशंस को फॉलो करते हैं जिन पे हमने कभी ना खास ध्यान नहीं दिया। 3 अजम्पशंस हैं जो हम फॉलो करते हैं वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कितनी अजम्पशंस? 3 बेटा। सबसे पहली अकाउंटिंग अजम्पशन है गोइंग कंसर्न। आप सबने मेरे ख्याल से बेटा पढ़ी हुई होंगी। आओ समझते हैं एक बार, लिखो बेटा। मतलब इट मीन्स दैट द बिजनेस it means that the business would continue for foreseeable future. It means that business would continue for foreseeable future. The entity has no intentions of curtailing its operations. The entity has no intentions of curtailing its operations. बेटा पता है, मेरी बात जरा सुनना, मैं फिर आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगा। बेटा बेटा एक बात याद रखना, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय हम एक अजम्पशन लेते हैं और वो है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। व्हाट डज गोइंग कंसर्न मीन? बेटा गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि जो एंटिटी है ना, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी कंसर्न है, वो चलती जाएगी। मतलब हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है इस एंटिटी को बंद करने का। ठीक है? तो अगले कुछ साल तक जहां तक हम देख सकते हैं बेटा, लिखा हुआ है फॉर फॉरसीएबल फ्यूचर, मतलब आने वाले 2-4 साल तक कम से कम हमारी एंटिटी कहीं नहीं जाती, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है इस बिजनेस को बंद करने का। ये एंटिटी चलती जाएगी ईयर आफ्टर ईयर। हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है इस बिजनेस को बंद करने का। ठीक है? दिस इज नोन एज गोइंग कंसर्न अजम्पशन। और मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, हम गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो करते हैं बेटा वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन कभी हमने ना सोचा नहीं। देखो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, आपको रिलेट होगा। सुनो, मुझे एक बात बताओ, हमने एक प्लांट खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी, जिसकी कॉस्ट है 1 लाख। ठीक है? स्क्रैप वैल्यू इस प्लांट की है 10,000। ठीक है?
और यूजफुल लाइफ इस प्लांट की है 10 साल। चलो बेटा मुझे स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से बेटा डेप्रिसिएशन निकाल के बताओ। कॉस्ट है 1 लाख, स्क्रैप वैल्यू है 10,000 डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ 10, तो बेटा डेप्रिसिएशन आता है 9,000 पर एनम, है ना। अब मैं आपसे बस एक बात का जवाब पूछूंगा, उसका जवाब दे देना। देखो मुझे एक बात का जवाब दे दो बस, आपने डेप्रिसिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स आपने क्यों लगाया? ठीक है, आप मुझे ये कहोगे कि सर प्लांट की लाइफ 10 साल है इसलिए हमने डेप्रिसिएशन लगाया ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स। अग्रीड बेटा, यही है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं बेटा, आपने डेप्रिसिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स इसलिए लगाया है क्योंकि आप मान के चल रहे हो, आप अज्यूम करके चल रहे हो कि आपका बिजनेस अगले 10 साल तक बेटा कम से कम बंद नहीं होगा। अगले 10 साल तक आपका कोई भी इंटेंशन नहीं है इस बिजनेस को बंद करने का। तो बेटा प्लांट की लाइफ तो 10 साल है ही है, आप मान के चल रहे हो कि आपके बिजनेस की लाइफ भी एटलीस्ट 10 इयर्स है। मतलब अगले 10 साल तक हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है इस बिजनेस को बंद करने का। मैं आपको एक बार बताऊंगा बेटा, सुनना। तो मैं मान के चल रहा हूं कि अगले 10 साल तक हमारा कोई इंटेंशन नहीं है इस बिजनेस को बंद करने का, मतलब हम गोइंग कंसर्न फॉलो करके चल रहे हैं। मैं आपको एक बार बताऊं बेटा, ऑल्दो प्लांट की लाइफ 10 साल है, लेकिन अगर बिजनेस की लाइफ 10 साल नहीं है ना बेटा, सपोज 2 साल है, तो याद रखना आप डेप्रिसिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स ही लगाओगे। तो लाइफ ऑफ प्लांट इज नॉट रेलेवेंट बेटा, लाइफ ऑफ बिजनेस इज रेलेवेंट। ऑल्दो प्लांट 10 साल तक चलना है, जब बिजनेस ही 2 साल तक चलना है तो डेप्रिसिएशन 10 साल में लगा के क्या करोगे? आप बेटर क्या करोगे, 2 साल में डेप्रिसिएशन लगाओ, काम खत्म करो। यानी बेटा एक बात याद रखना, आपने डेप्रिसिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स ही क्यों लगाया? क्योंकि आप मान के चल रहे हो कि हमारा बिजनेस अगले 10 साल तक कहीं नहीं जाता, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है बिजनेस को बंद करने का अगले 10 सालों तक। दिस इज बेटा गोइंग कंसर्न। हाँ, हमने बेटा ये बातें ना कभी सोची नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय, लेकिन हम गोइंग कंसर्न अजम्पशन फॉलो करते हैं वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बताओ बेटा मेरे को बात समझ आई सबको? ये आपकी बेटा गोइंग कंसर्न अजम्पशन है। ठीक है, अब हम आते हैं, कॉपी करो इसे साथ साथ मेरे, फिर सेकंड करते हैं। बेटा सेकंड अकाउंटिंग अजम्पशन है कंसिस्टेंसी। क्या कहता है कंसिस्टेंसी का कंसेप्ट समझते हैं, पहले कॉपी करो इसे। बड़ी काम की बात बताऊंगा बेटा इसमें भी। बेटा कंसिस्टेंसी का मतलब होता है, इट मीन्स दैट सेम accounting policies are followed. Same accounting policies are followed year after year. लिखो बेटा, it means that same accounting policies are followed year after year. कॉपी करो बेटा, फिर आगे समझते हैं इसे। बहुत सिंपल है, एक काम की बात है उसमें, कॉपी कर लो बेटे। It means that same accounting policies are followed year after year. चलो अब मेरी बात बेटा सुनना, फिर मैं आपको इस पे जरा कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। सुनो बेटा, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है?
बेटा कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि AS1 या मैं चलो थोड़ा सा ऐसे बोलूं, बेटा एक बात याद रखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते समय हम एक अजम्पशन लेते हैं और वो है कंसिस्टेंसी। क्या मतलब हुआ बेटा, सुनो सुनो, ये बेटा एक कंपनी है, ये कंपनी है बेटा, और ये है बेटा आपका AS1। पता है कंपनी जो है ना, कंपनी जो है वो बेटा AS1 से ना, वो AS1 से एक वादा कर रही है। जो कंपनी है वो AS1 से बेटा एक वादा कर रही है, एक प्रॉमिस कर रही है। क्या प्रॉमिस? सुनो, क्या प्रॉमिस कर रही है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी हमने एक बार यूज कर ली ना, वही अकाउंटिंग पॉलिसी हम ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर फॉलो करेंगे। मतलब अगर हमने स्टॉक को एक बार कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे वैल्यू कर दिया ना, तो ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर हम स्टॉक को कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे ही वैल्यू करेंगे। हम अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे आने वाले सालों में। दिस इज नोन एज कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी अजम्पशन। तो मुझे बताओ कंपनी क्या प्रॉमिस कर रही है? दैट सेम accounting policies shall be followed year आफ्टर ईयर। मतलब जो अकाउंटिंग पॉलिसी बेटा हमने एक बार यूज कर ली ना, साल दर साल दर साल हम वही अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करेंगे, उस अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं करेंगे। लेकिन बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो अजम्पशन है, ये तो एक अजम्पशन है जो यूज करी जाती है बेटा वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या है ये बेटा? ये एक अजम्पशन है जो यूज करी जाती है बेटा वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कॉपी करो पहले यहां तक, फिर आपको बताता हूं एक इंपॉर्टेंट बात। ये एक अजम्पशन है जो यूज करी जाती है वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो मुझे एक बार दोबारा बताओ, मैं AS1 से क्या वादा कर रहा हूं? मैं AS1 से वादा कर रहा हूं जो अकाउंटिंग पॉलिसी हमने एक बार यूज कर ली ना, उस अकाउंटिंग पॉलिसी में हम लाइफ लॉन्ग चेंज नहीं करेंगे। ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर हम सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करेंगे। ये अजम्पशन ली जाती है while preparing financial statements, but very very important बात, but that does not mean कि आप आने वाले सालों में अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकते। बेटा याद रखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय माना जाता है कि आप यही अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करोगे जब तक आपकी कंपनी एग्जिस्टेंस में है। लेकिन दैट डज नॉट मीन कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय माना यह जाता है कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं करेंगे। क्या बेटा मैं अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कर सकता हूं क्या सब्सीक्वेंट ईयर्स में? बिल्कुल कर सकता हूं बेटा, लेकिन उस केस में ना बेटा आपको नोट्स टू अकाउंट्स में क्या देना पड़ता है? डिस्क्लोजर। तो मैं यहां पर अब बात कर रहा हूं आपसे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो AS1 आपको बेटा क्या कहता है कि अगर आपने फ्यूचर में
अकाउंटिंग पॉलिसी में बेटा क्या करा, कोई चेंज करा, तो उसका आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। पक्का? क्योंकि बेटा, क्योंकि सुनो बात समझो, क्योंकि अगर आपने डिस्क्लोजर नहीं दिया ना तो माना तो ये जाएगा ना कि आपने कंसिस्टेंसी अजम्पशन को फॉलो किया है। बात समझना बेटा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, ये आगे लिखवाऊंगा भी। बेटा डिस्क्लोजर देना जरूरी क्यों है? ये एएस आपको बेटा ये नहीं कहता है कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं कर सकते। ये एएस कहता है कि माना ये जाता है कि आपने अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं करा है, और अगर आपने चेंज करा है तो उसका बेटा डिस्क्लोजर दे देना, बता देना हमें कि आपने अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज करा है। क्योंकि अगर आपने डिस्क्लोजर नहीं दिया तो यह मान लिया जाएगा कि आपने अकाउंटिंग पॉलिसी को सेम रखा है, उसे चेंज नहीं करा है, आपने कंसिस्टेंसी अजम्पशन को फॉलो किया है। तो बेटा ये एएस आपको पता है क्या कहता है कि अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज करोगे ना तो बता देना हमें कि हमने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करा है। क्योंकि अगर आपने नहीं बताया तो हम यह मान लेंगे कि आपने अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं करा है। क्योंकि कंसिस्टेंसी अजम्पशन फॉलो किया जाता है ना बेटा, सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज शैल बी यूज्ड ईयर आफ्टर ईयर। ये अज्यूम किया जाता है कि आपने अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज नहीं करा है, और अगर करा है तो हमें बता देना कि आपने चेंज करा है। तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का बेटा आपको क्या देना पड़ेगा? डिस्क्लोजर इन नोट्स टू अकाउंट्स। आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा बेटा, कहां पर? नोट्स टू अकाउंट्स में। मेरे को दोबारा बता दो बेटा, डिस्क्लोजर देना जरूरी क्यों है? क्योंकि बेटा अगर आपने डिस्क्लोजर नहीं दिया ना तो हम तो ये मानेंगे कि आपने अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज नहीं करा है, आपने कंसिस्टेंसी अजम्पशन को फॉलो किया है। तो अगर चेंज किया है तो बता देना कि हमने चेंज करा है, नहीं तो हम मान लेंगे कि आपने चेंज नहीं करा है। बात मेरे को बताओ समझ आई? अब बेटा AS1 कहता है आपको ना क्या क्या डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, क्या क्या बताना पड़ेगा आपको। तो आपको बताना पड़ेगा, पहला, किस आइटम की पॉलिसी में चेंज आया। आइटम मतलब भाई स्टॉक के वैल्यूएशन की पॉलिसी में चेंज करा है, इन्वेस्टमेंट्स के वैल्यूएशन की पॉलिसी में चेंज करा है, फिक्स्ड असेट्स के वैल्यूएशन की पॉलिसी में चेंज किया है। चेंज करा किसकी पॉलिसी में है? अच्छा, फिर आपको लिखना पड़ेगा बेटा ओल्ड पॉलिसी क्या थी। मतलब सपोज ओल्ड पॉलिसी थी हम स्टॉक को वैल्यू करते थे एट कॉस्ट, ठीक है। फिर आपको बताना पड़ेगा बेटा न्यू पॉलिसी क्या है। न्यू पॉलिसी क्या है? अब हम स्टॉक को वैल्यू कर रहे हैं एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। न्यू पॉलिसी बतानी पड़ेगी आपको। फोर्थ, आपको बताना पड़ेगा रीजन फॉर चेंज, आपने चेंज क्यों किया, आपने चेंज क्यों किया। और बेटा रीजंस इसके ना प्रोबेबली दो हैं जो आपको AS1 कहता है। दो रीजन क्या? या तो रीजन हो सकता है फॉर कॉम्प्लायंस विद AS2 विद AS, या तो फॉर कंप्लायंस विद AS, या फिर फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपको बताना पड़ेगा बेटा रीजन क्या है, क्यों आपने चेंज करा। आप पहले स्टॉक को वैल्यू करते थे एट कॉस्ट, अब वैल्यू कर रहे हो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। क्यों ये चेंज क्यों किया है आपको बताना पड़ेगा। और फिफ्थ आता है बेटा इंपैक्ट ऑफ सच चेंज, इंपैक्ट ऑफ सच चेंज ऑन प्रॉफिट्स। आपको यह बताना पड़ेगा इस
चेंज की वजह से प्रॉफिट्स पे इंपैक्ट क्या हुआ है। क्या प्रॉफिट्स बेटा बढ़े हैं या प्रॉफिट्स आपके घटे हैं। ये 5 चीजें आपको बेटा डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। पहली क्या थी, किस चीज की पॉलिसी में चेंज आया, ओल्ड पॉलिसी क्या थी, न्यू पॉलिसी क्या है, क्यों चेंज करा, और इंपैक्ट ऑफ सच चेंज। इस चेंज का इफेक्ट आपके प्रॉफिट्स पे क्या हुआ, क्या प्रॉफिट्स बढ़े हैं घटे हैं, ये बात आपको बतानी पड़ेगी बेटा। क्योंकि ना अगर आप ये बातें नहीं बताओगे ना, डिस्क्लोजर नहीं दोगे, तो मान लिया जाएगा कि आपने अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज नहीं करा है, क्योंकि कंसिस्टेंसी अजम्पशन माना जाता है अगर आपने डिस्क्लोजर नहीं दिया तो बेटा कॉपी करो। ये वेरी 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 वेरी, जितनी बार वेरी लगाओगे बेटा कम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेटा जनरली आ जाता है एग्जाम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉपी करो बेटा। हो गया बच्चे, आगे चलें। चलो अब बेटा जो आपकी थर्ड अकाउंटिंग अजम्पशन आती है, हमारी 2 गई ना। अब जो आपकी थर्ड अकाउंटिंग अजम्पशन आती है बेटा, दैट इज अक्रूवल। अक्रूवल तो ये तो खैर बहुत सिंपल है, आप सबने पढ़ा हुआ है बेटा। क्या मतलब है, इट मीन्स दैट expenses and incomes shall be recorded in financial statements as and when they are incurred, as and when they are incurred, ठीक है, कॉमा, irrespective of the fact whether they are paid oblique received or not, irrespective of the fact whether they are paid oblique received or not। तो ये तो खैर सिंपल बात है बेटा। अक्रूवल का अजम्पशन क्या कहता है बेटा, कि जो खर्चे हैं ना, खर्चे हैं और जो इनकम्स हैं, वो बेटा जैसे ही खर्चा हुआ, जैसे ही इनकम हुई, उसे उसी वक्त रिकॉर्ड कर लो बेटा, उसी वक्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड कर लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपने वो खर्चा पे करा है या नहीं, या वो इनकम आपको रिसीव हुई है या नहीं। तो याद रखना बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटा कभी भी कैश बेसिस पे नहीं बनती हैं बेटा, ये बात याद रखनी है आपने। बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कभी भी बेटा कैश बेसिस पे नहीं बनती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटा हमेशा अक्रूवल बेसिस पे बनती हैं। बेटा क्या मतलब है अक्रूवल बेसिस का? अक्रूवल बेसिस का मतलब है जैसे ही खर्चा इंकर करा आपने, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसी वक्त रिकॉर्ड कर लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसी वक्त रिकॉर्ड कर लो, इररिस्पेक्टिव वो खर्चा पे हुआ है या नहीं। ठीक है, ऐसे ही कोई इनकम आई बेटा, कोई इनकम हुई, क्या उस इनकम को जब रिसीव होगी तभी रिकॉर्ड करना है? नहीं बेटा, इनकम जैसे ही हुई
उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड कर लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे आर रिसीव्ड और नॉट। तो मुझे एक बार बताओ, याद करो, आप जब पीएल बनाते हो तो पीएल में बेटा सेल्स, आप सेल्स सिर्फ कैश सेल्स ही लेते हो क्या? नहीं, हम तो क्रेडिट सेल्स भी लेते हैं। नहीं लेते पीएल में, बाय साइड पे, ट्रेडिंग अकाउंट में बाय साइड पे आप क्रेडिट सेल नहीं लेते क्या? क्यों लेते हो बेटा क्रेडिट सेल? बताओ, अपने आप बताओ, क्यों लेते हो क्रेडिट सेल? भाई क्रेडिट सेल तो अभी रिसीव नहीं हुई, रिसीव तो अगले साल जाके होगी, तो क्रेडिट सेल्स को क्यों ले रहे हो आप ट्रेडिंग अकाउंट में? किस पेस, क्यों? बिकॉज बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अक्रूवल बेसिस पे बनती है। सेल्स तो हो गई है ना, वो अलग बात है, पैसा अभी रिसीव नहीं हुआ। हम कभी भी बेटा कैश बेसिस फॉलो नहीं करते हैं, हम हमेशा अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आप पीएल में जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो बेटा सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड को ऐड नहीं करते हो? क्या आप पीएल में आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड नहीं करते हो सैलरी में? क्यों करते हो ऐड? ये तो अभी पे नहीं हुई है, फिर क्यों करते हो ऐड? क्योंकि बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमेशा अक्रूवल बेसिस पे बनती हैं, कैश बेसिस पे नहीं बनती हैं। उससे फर्क नहीं पड़ता है खर्चा पे हुआ है या नहीं। खर्चा तो इस साल का है ना, तो इस साल आएगा पीएल में, पे हुआ है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। सेल्स तो इस साल हुई है ना, तो इस साल के ट्रेडिंग में आएगी, उससे फर्क नहीं पड़ता रिसीव हुई है या नहीं। क्लियर हुआ? तो याद रखना, आप हमेशा अक्रूवल बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, ना कि कैश बेसिस पे। करो बेटा कॉपी। तो ये आपकी ना 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं जो हम फॉलो करते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कॉपी करो बेटा, फिर आगे चलते हैं। कितने पॉइंट्स हो गए बेटा हमारे एएस में? 5 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब 6th पॉइंट करेंगे बेटा। 6 पॉइंट खैर सिंपल सा है, थोड़ा सा आइडिया तो मैं आपको दे चुका हूं। 6 पॉइंट लिखना बेटा। अब बेटा 6 पॉइंट क्या है? इफ फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions, if fundamental accounting assumptions are not followed, सर्कल करना बेटा, ऐसे अंडरलाइन कर लेना। if fundamental accounting assumptions are not followed, comma, disclosure must be given in notes to accounts। तो if fundamental accounting assumptions are not followed, disclosure must be given in notes to accounts। तो बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। मेरे को ना एक बार बताओ बेटा, सुनो सुनो, हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अक्रूवल बेसिस पे बनाया, ठीक है, अक्रूवल बेसिस पे बनाया। क्या डिस्क्लोजर देने की जरूरत है या नहीं? नहीं बेटा। क्यों भाई? अजम्पशन कहती ही यही है कि आपको अक्रूवल बेसिस पे ही बनाना है। ये मान के चला जाता है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अक्रूवल बेसिस पे ही बनाई हैं। तो जब अक्रूवल पे ही बनाई हैं तो बताने की क्या जरूरत है बेटा? ये माना ही जाता है कि आपने अक्रूवल पे ही बनाई है। अब अज्यूम करो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अक्रूवल पे नहीं बनाई, कैश बेसिस पे बनाई, तो बताना पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल बेटा। क्यों? क्योंकि अगर नहीं बताओगे मान लिया जाएगा कि आपने अक्रूवल पे बनाई है, जबकि आपने अक्रूवल पे नहीं कैश पे बनाई है। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, डिस्क्लोजर कब दोगे? अपने आप बताओ।
जब फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलो नहीं करी है तब आपको बेटा उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलो करी है तो वो बताने की जरूरत नहीं है, वो माना जाता है कि आपने अकाउंटिंग अजम्पशन को फॉलो करा है। लेकिन अगर नहीं फॉलो किया है तो बताना पड़ेगा कि मैंने फॉलो नहीं करा है, क्योंकि नहीं बताओगे तो मान लिया जाएगा कि आपने फॉलो किया है। बात समझ आई? तो यहां पर लिखना नो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, no disclosure required if followed, no disclosure required if followed। तो अगर फॉलो किया है तो बेटा डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। और ये तीनों अकाउंटिंग अजम्पशन के लिए एप्लीकेबल है। तो एक बार बताओ, अगर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय गोइंग कंसर्न अजम्पशन को फॉलो किया है तो क्या बताने की जरूरत है? नहीं बेटा, माना जाता है कि आपने गोइंग कंसर्न अजम्पशन को फॉलो किया है। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन को फॉलो नहीं करा है तो बताना पड़ेगा कि हमने गोइंग कंसर्न अजम्पशन को फॉलो नहीं करा है, हमारी कंपनी बंद होने वाली है, यह आपको बताना पड़ेगा। भाई एक बात बताओ, इन्वेस्टर्स को भी तो पता होना चाहिए कि भैया ये कंपनी बंद होने वाली है, तो डिस्क्लोजर देना जरूरी है इस बात का। कॉपी करो बेटा 6th पॉइंट। फिर बेटा एक लास्ट टॉपिक इस एएस का करते हैं। करें बेटा? चलो आओ, लास्ट टॉपिक इस एएस का 7th पॉइंट। ध्यान से बेटा, कुछ सिंपल बातें हैं, ध्यान से समझनी है। 7th पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब बेटा उसने पता है क्या कहा है? उसने कहा है अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करते समय, अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करते समय, चुनते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। हाउ टू सिलेक्ट एन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो बेटा मेनली 3 बातों का आपको ध्यान रखना है वाइल मेकिंग सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, जिसमें से पहला है प्रूडेंस। इसे हम कंजर्वेटिज्म भी कहते हैं, ये आपने शायद पढ़ा हुआ होगा, कंजर्वेटिज्म। बताओगे बेटा प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है ऑल एक्सपेंसेस कैन बी रिकॉर्डेड एट एन अर्ली बेसिस। All expenses can be recorded at an early basis, but incomes can be recorded only when there is certainty, only when there is certainty that such income will arise, only when there is certainty that such income will arise। लिखो बेटा, फिर समझते हैं। ध्यान से बेटा सुनो सुनो, अब मेरी बात सुनो बेटा। ये प्रूडेंस प्रिंसिपल बेटा क्या कहता है? बेटा ये प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है खर्चों को, किसको? खर्चों को, मतलब सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो लॉसेस को आप अर्ली बेसिस पे रिकॉर्ड कर सकते हो। क्या मतलब हुआ? आप खर्चों को, नुकसानों को होने से पहले आप रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन
इनकम्स को तब तक रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता जब तक उनका आना बिल्कुल सर्टेन ना हो जाए। जब तक इनकम्स का आना बिल्कुल सर्टेन ना हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं जब तक इनकम रिसीव ना हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जब तक इनकम का आना सर्टेन ना हो जाए। अभी आई है या नहीं वो बात नहीं कर रहा हूं, जब तक आना सर्टेन ना हो जाए। तो याद करना, मेरी बात सुनना, फिर एग्जांपल दूंगा। क्या कहता है प्रूडेंस प्रिंसिपल? खर्चों को आप रिकॉर्ड खर्चों को आप रिकॉर्ड कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑन एन अर्ली बेसिस। मतलब खर्चों को होने से पहले रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन इनकम्स को रिकॉर्ड बेटा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक इनकम का आना बिल्कुल क्या ना हो जाए बेटा, सर्टेन। और इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। मुझे अपने आप बताओ बेटा, आप जब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बुक करते हो तो क्या बैड डेट्स हो गए हैं? नहीं बेटा, हमें लगता है कि फ्यूचर में बैड डेट्स होंगे, जिसका प्रोविजन हम बुक्स में आज ही बना लेते हैं। तो खर्चा अभी हुआ नहीं है, होने से पहले मैंने बुक्स में उसका क्या बना लिया? प्रोविजन। बुक्स में उसको क्या कर लिया बेटा? मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो मेरे को बेटा एक बात बताना चला, प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है खर्चों को आप होने से पहले रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मुझे बताओ, बैड डेट अभी हुए नहीं है, हमें लगता है कि बैड डेट होंगे, और हमने होने से पहले बुक्स में उसका क्या बना लिया बेटा? प्रोविजन। पक्का बताओ, क्लियर हुआ सबको बेटा? अच्छा मुझे बताओ, आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बना लिया, कितना? एग्जांपल ले रहा हूं 5%। इसका मतलब मुझे लगता है कि बैड डेट्स होंगे, हुए नहीं है अभी, लगता है कि होंगे, और बुक्स में रिकॉर्ड कब कर लिया? आज। होने हैं अगले साल, और बुक्स में रिकॉर्ड कब हो गए? आज। मतलब आपने रिकॉर्ड कर लिए ऑन एन अर्ली बेसिस। क्या आपने कभी सुना है बेटा इनकम्स का प्रोविजन? बेटा इनकम का प्रोविजन नहीं बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनकम को बुक्स में रिकॉर्ड तब तक नहीं करा जा सकता जब तक उस इनकम का आना बिल्कुल सर्टेन ना हो जाए। तो याद रखना, प्रोविजन हमेशा खर्चों का बनता है, प्रोविजन कभी भी इनकम्स का नहीं बनता है। इसका एक और एग्जांपल आपको देता हूं, बेस्ट एग्जांपल। सुनो मेरी बात, एक और एग्जांपल देखो। आपका AS2, बात समझ के देखना, आपका AS2 कहता है स्टॉक इज टू बी valued at cost और NRV दोनों में से जो भी लोअर है। ठीक है, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं बेटा, बात समझना जो मैं कहूंगा। एट कॉस्ट और NRV दोनों में से जो भी लोअर है बेटा, सपोज कॉस्ट है 100 रुपए, NRV है 90 रुपए, तो बताओ स्टॉक को वैल्यू किस पे करोगे? 90 रुपए पे। मतलब मेरी बात सुनो, 100 रुपए के स्टॉक को 90 रुपए पे वैल्यू किया, तो बेटा 10 रुपए का क्या आ गया? लॉस आ गया ना भाई। 100 रुपए का असेट था, 90 रुपए पे वैल्यू किया, तो 10 रुपए का क्या आ गया? लॉस। क्या मैं इस लॉस को अर्ली बेसिस पे बुक कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं बेटा। बना के देखो ट्रेडिंग काउंट, बना के देखो बेटा ट्रेडिंग काउंट। देखो छोटा सा बना लेना एक बस। सुनो, मैंने परचेजेस करी, कितने रुपए की? 100 रुपए की। अभी ये सामान बिका नहीं है, ये सामान किस में पड़ा है? मेरे स्टॉक में, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, इसकी कॉस्ट क्या है? 100 रुपए। NRV क्या है? 90। किस पे वैल्यू करोगे? विच एवर इज लोअर, 90 पे। तो बताओ 10 रुपए का बेटा क्या आ गया? लॉस आ गया। क्या मैं ये लॉस अर्ली बेसिस पे बुक कर सकता हूं? कर तो लिया बेटा बुक लॉस को।
कर तो लिया मैंने लॉस को बुक ऑन एन अर्ली बेस। अभी समझना, अभी ये लॉस हुआ नहीं है, अभी तो ये सामान स्टॉक में पड़ा है, बिका ही कहां, तो अभी ये नुकसान हुआ नहीं है। हमें लगता है कि ये नुकसान होगा और होने से पहले हमने इसको बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया। दिस इज बेटा प्रूडेंस प्रिंसिपल। मैं आपसे एक बात पूछूं, AS2 ये क्यों नहीं कहता है, कि स्टॉक is to be valued at cost or NRV whichever is higher? वो लोअर क्यों कहता है, हायर क्यों नहीं कहता बेटा? AS2 ये नहीं कहता है, AS2 ये नहीं कहता, लेकिन मैं पूछ रहा हूं क्यों नहीं कहता है ऐसा AS2, लोअर ही क्यों? समझते हैं बेटा, समझो। कॉस्ट है 100 रुपए, NRV है 110 रुपए, वैल्यूएशन अगर विच एवर इज हायर पे करोगे तो वैल्यूएशन 110 रुपए पे होगा। अब बना के बताओ मुझे एक और छोटा सा बेटा ट्रेडिंग काउंट, सिंपल सा बताओ बेटा। डेबिट साइड पे क्या आएगा, परचेजेस 100 रुपए, अभी ये सामान बिका नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक में है। अगर आप विच एवर इज हायर पे करते हो 110 रुपए पे, आप क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हो तो प्रॉफिट आ जाएगा बेटा, कितने रुपए का बताओ, 10 रुपए का। और बेटा बताओगे आपने क्या करा यहां पर, आपने प्रॉफिट को होने से पहले ही बेटा बुक्स में क्या कर लिया, रिकॉर्ड। स्टॉक बिका नहीं है अभी मार्केट में, अभी तो आपके पास स्टॉक में गोडाउन में पड़ा है सामान, पक्का, लेकिन आपने होने से पहले इस प्रॉफिट को बुक्स में क्या कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया बेटा। इसका मतलब आपने ना प्रूडेंस प्रिंसिपल की बेटा धज्जियां उड़ा के रख दी हैं आपने। प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता था, आपने प्रूडेंस प्रिंसिपल फॉलो ही नहीं करा। प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है कि आप खर्चों को होने से पहले रिकॉर्ड कर सकते हो, लॉसेस को बुक करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इनकम्स को आप होने से पहले बुक कर ही नहीं सकते। और बेटा एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो पॉलिसी है ना, विच एवर इज हायर, this does not show true and fair view of financial statements. This does not show true and fair view of financial statements. ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की करेक्ट पिक्चर शो नहीं करती है ये पॉलिसी। हां, ये वाली जो पॉलिसी है बेटा, ये वाली जो पॉलिसी है आपकी, दिस शोज true and fair view of financial statements. This policy shows true and fair view of financial statements. ये पॉलिसी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की करेक्ट पिक्चर शो करती है, इसीलिए AS2 विच एवर इज लोअर कहता है, विच एवर इज हायर नहीं कहता है बेटा। क्योंकि अगर हायर पे होगा ना तो बेटा प्रूडेंस प्रिंसिपल की धज्जियां उड़ जाएंगी, पक्का। और हमें प्रूडेंस प्रिंसिपल को फॉलो करना है वाइल सिलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसी। चलो बेटा कॉपी करो इसे, फिर मैं अगले पॉइंट पे आता हूं। बेटा फिर मैं अगले पॉइंट पे आता हूं, कॉपी करो पहले से। कर लिया बेटा कॉपी। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया जो हमें ध्यान में रखना है वाइल मेकिंग सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अब दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वाइल मेकिंग सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, वो है बेटा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सब्सटेंस
ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, लिखो बेटा। सब्सटेंस ओवर फॉर्म। बेटा यहां पर ना ये जो फॉर्म है ना, फॉर्म का मतलब है लीगैलिटी। फॉर्म का मतलब है लीगैलिटी। लीगैलिटी का मतलब एज पर लॉ। और जो बेटा ये वर्ड है ना सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब है रियलिटी। रियलिटी क्या मतलब है मैं आपको बेटा समझाता हूं। ये पॉइंट कहता है सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन, substance of the transaction is to be given priority over its legal form। हिंदी में बोलूं बेटा एक मुहावरा है, जो दिखता है वही बिकता है। जो दिखता है वही बिकता है। बेटा ये याद रखना, हमारा कंसेप्ट काफी इजी हो जाएगा। जो दिखता है वही बिकता है। क्या मतलब हुआ बेटा? बेटा कई बार ना क्या होता है, कई बार क्या होता है, हमें लॉ, जो लॉ है ना वो हमें कुछ और कहता है। लॉ हमें कुछ कहता है, लेकिन रियलिटी में ना, एक्चुअल में हमें वो नहीं दिखता है। ठीक है, मेरी बात सुनो। कई बार लॉ कुछ कहता है और एक्चुअल में कुछ होता है। ठीक है, हमें प्रेफरेंस बेटा, हमें प्रायोरिटी, प्रायोरिटी प्रेफरेंस हमेशा उसी को देनी है जो हमें दिखता है। जो लॉ कहता है उसे प्रायोरिटी नहीं देनी है बेटा। हमें लॉ जो कहता है ना बेटा उसे प्रायोरिटी नहीं देनी है। फॉर्म का मतलब है यहां पर लॉ, और सब्सटेंस का मतलब है रियलिटी, एक्चुअल में क्या है। तो लॉ क्या कहता है उसे बेटा नजरअंदाज करो। लॉ क्या कहता है उसे नजरअंदाज करो। हम फॉलो किसको करेंगे? जो एक्चुअल में हमें दिखता है। मैंने कहा ना बेटा, जो दिखता है वही बिकता है। लॉ जो मर्जी कहता रहे, हमें लॉ की बात नहीं सुननी है। हमें वही बात सुननी है जो हमें दिखता है। जो मुझे दिख रहा है बेटा, मैं वही बात मान के चलूंगा। लॉ जितना मर्जी जो मर्जी बोलता रहे, मुझे लॉ से बिल्कुल मतलब नहीं है। जो दिखेगा वही बिकेगा। लॉ जितना मर्जी बोलता रहे, जो मर्जी बोलता रहे, लॉ की बात को बेटा कान में डालो उंगल और सुनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको इसका बेटा एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, बेस्ट एग्जांपल। और बेटा इसका बेस्ट एग्जांपल पता है क्या है? हायर परचेज। इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा हायर परचेज। मैं ये चैप्टर आपको अकाउंट्स में कराऊंगा। खैर अभी छोटी सी एक बात सुनना बेटा, हायर परचेज में ना दो पार्टीज होती हैं। एक तो होता है हायर परचेज वेंडर, वेंडर मतलब सेलर, और दूसरा होता है हायर परचेज परचेजर। एक तो होता है वेंडर और एक होता है परचेजर। बेटा आप इसमें बात सुनना मेरी, मैं भी ना बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूं, शॉर्ट में थोड़ा सा करके, फिर आगे पूरा अकाउंट्स में चैप्टर ही करना है बेटा। बेटा इसमें होता क्या है, अगर आपको अपने फाउंडेशन भी याद हो तो मैंने सेल में और हायर परचेज में आपको डिफरेंस भी बताए थे। हायर परचेज में बेटा खासियत क्या होती है, जो परचेजर होता है ना
वो वेंडर को पेमेंट एक साथ नहीं करता है बेटा, पेमेंट किश्तों में होती है। पेमेंट किस में होती है बेटा? किश्तों में होती है। और ओनरशिप की बेटा अगर मैं बात करूं, आपको याद आए तो हायर परचेज में ना बेटा ओनरशिप ट्रांसफर होती है ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेंडर टू परचेजर ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। सुनना मेरे बात, जो मैं बोलूंगा वो सुनना ध्यान से। अब मुझे ना इसमें बताओ, ध्यान से सुनना बेटा, असेट का ओनर अभी तक बेटा कौन है? ओनरशिप किसके पास है बेटा? ओनरशिप है बेटा वेंडर के पास। मैंने कहा ना ओनरशिप तो ट्रांसफर होगी ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, लेकिन उस असेट को बेटा यूज कौन कर रहा है? उस असेट को यूज परचेजर कर रहा है। तो ओनरशिप वेंडर के पास है, लेकिन असेट को यूज कौन कर रहा है बेटा? यूज परचेजर कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं इस असेट पे डेप्रीसिएशन, इस असेट पे डेप्रीसिएशन कौन क्लेम करेगा? तो पहले मैं बात करता हूं बेटा लॉ क्या कहता है। पहले मैं बात करता हूं लॉ क्या कहता है। बेटा आपको पता है लॉ क्या कहता है? लॉ तो कहता है डेप्रीसिएशन इज क्लेम्ड बाय ओनर ऑफ द असेट। लॉ तो ये कहता है, लॉ कहता है कि डेप्रीसिएशन हमेशा कौन क्लेम करता है? जो उस असेट का ओनर है, दैट इज वेंडर। लेकिन बेटा मैंने कहा ना लॉ जो मर्जी कहता रहे, हम तो रियलिटी जरा देख के चलेंगे। जो दिखता है वही बिकता है। मेरे को बताओ रियलिटी में, अपने आप सोचो, रियलिटी में बताओ आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख क्या रहा है? हमें पता है क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है असेट इज बीइंग यूज्ड बाय परचेजर। हमें दिख रहा है कि असेट को कौन यूज कर रहा है? परचेजर। और देर सवेर, सुनो मेरी बात, देर सवेर उसके पास इस असेट की ओनरशिप आ जाएगी ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो कायदे में देखा जाए तो डेप्रीसिएशन क्लेम करने वाला परचेजर का बनता है। क्यों? क्योंकि वो असेट को यूज कर रहा है और देर सवेर उसके पास इस असेट की क्या आने वाली है? ओनरशिप। अभी नहीं है लेकिन आने तो वाली है ना। तो रियलिटी तो ये है कि असेट इज बीइंग यूज्ड बाय परचेजर, देयरफॉर डेप्रीसिएशन मस्ट बी क्लेम्ड बाय परचेजर, दैट इज परचेजर ही लिख लो बस। डेप्रीसिएशन इज बीइंग मस्ट बी क्लेम्ड बाय परचेजर। तो मुझे बताओ दोनों में से प्रायोरिटी किसको दोगे? मुझे बताओ प्रायोरिटी जो लॉ कहता है उसको दोगे या जो रियलिटी में हमें दिखता है उसको दोगे? बेटा आप प्रेफरेंस हमेशा किसको दोगे? रियलिटी को। इसको आप दोगे प्रायोरिटी ओवर लॉ। जो दिखता है वही बेटा बिकता है। हमें यही तो दिख रहा है, असेट को यूज कौन कर रहा है? परचेजर। और देर सवेर बेटा उसके पास असेट की क्या आएगी? ओनरशिप आएगी। तो कायदे में डेप्रीसिएशन किसको क्लेम करना चाहिए? परचेजर को। ऑल्दो लॉ कहता है कि डेप्रीसिएशन कौन क्लेम करेगा? ओनर यानी वेंडर। लेकिन हम लॉ की बात को नजरअंदाज करेंगे और जो रियलिटी है उसे फॉलो करके चलेंगे। लो बेटा कॉपी करो। ये आपका बेस्ट एग्जांपल था सब्सटेंस ओवर फॉर्म का। तो ये आपके ट्रांजैक्शन का क्या है बेटा? सब्सटेंस, रियलिटी। ये आपके ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस है और ये आपके ट्रांजैक्शन का फॉर्म है।
प्रायोरिटी किसको दोगे? सब्सटेंस को प्रायोरिटी दोगे ओवर फॉर्म। बस लास्ट पॉइंट करते हैं बेटा फिर। खैर लास्ट पॉइंट में खास कुछ नहीं है बेटा, लास्ट पॉइंट है मटेरियलिटी का। और ये मैंने आपको पहले भी अगर याद हो तो मैंने बताया था ना कि AS1 क्या कहता है, ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर टू बी डिस्क्लोज। मतलब जितनी भी इममेटीरियल अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं उनको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, आप उन्हें इग्नोर कर सकते हो। तो ऑल इनसिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर टू बी इग्नोर्ड। और एक बात और बताओ, सुनो, एक बात और बताओ, ये मटेरियल क्या है, क्या मटेरियल है, क्या इममटेरियल है, वो बेटा आपका एक जजमेंट है। वो किस पे डिपेंड करेगा? आपके जजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी मटेरियल है, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी इममटेरियल है, कौन सी डिस्क्लोज करनी चाहिए, कौन सी डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए बेटा। लो, ये आपका बेटा AS1 हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। कॉपी करो, अगली क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेटे। मेरे ख्याल से बेटा पूरा AS1 सबको क्लियर हुआ है, बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है। मैं बस इतना चाहूंगा, आज पूरी थ्योरी AS1 की आप पढ़ोगे बेटा, ताकि कल जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो आप क्वेश्चंस को AS1 से रिलेट कर पाओ। ठीक है, चलो बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।